आरोही अथर्व की बातों का जवाब नहीं देना चाहती थी। वह फिर से अपनी आंखें और मुट्ठियां कस के भींच लेती है। तुमने सुना नहीं? मैंने तुमसे कुछ पूछा। अथर्व अपनी ऑर्डरिंग टोन में आरोही से बोलता है। ये पल ऐसा था कि शायद दोनों को ही एक दूसरे से बात करने में हिचक हो रही थी। शायद इतने सालों का लंबा गैप होने की वजह से दोनों एक दूसरे से बात करने से कतरा रहे थे। अथर्व भी सीधे आरोही से बात नहीं कर रहा था। वह मुझे शिलोंग वापस जाना है। कुछ देर रुक, आरोही हिचकिचाते हुए अथर्व से बोलती है। ठीक है, तुम्हें जाना है तो जरूर जाओ, लेकिन मेरी बेटी नहीं जाएगी। अथर्व रूम में लगी हुई विंडो से बाहर देखता हुआ आरोही से बोलता है। दोनों अभी भी एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट साइड में खड़े थे। अथर्व की बात सुन आरोही को जैसे शौक लगता है। सारा सच जानने के बाद भी उसे उम्मीद नहीं थी कि अथर्व अधीरा को उससे दूर करने की कोशिश करेगा। वह एक झटके में मुड़ती है और अथर्व के सामने आकर खड़ी हो जाती है। क्या कहा आपने? अधीरा मेरे साथ नहीं जाएगी? आपने यह सोच भी कैसे लिया? सारी सच्चाई आपको पता चल चुकी है, फिर भी आप उसे मुझसे अलग कैसे कर सकते हैं? आरोही अथर्व की दोनों आंखों में देखते हुए उससे बोलती है। वैसे ही जैसे तुमने अब तक उसे मुझसे दूर रखा था। अथर्व अपने चेहरे को आरोही के चेहरे के करीब लाकर बोलता है। आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं अधीरा के बिना नहीं रह सकती। आंखों में नमी लिए हुए आरोही अथर्व से बोलती है। रहना तो पड़ेगा। अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो तुम्हें अधीरा के बगैर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं अब अपनी प्रिंसेस को खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। अथर्व अपने चेहरे पर सरकास्टिक स्टाइल लिए हुए आरोही से बोलता है। आप ऐसा नहीं कर सकते। आरोही फिर से सीधी खड़ी हो सपाट लहजे में अथर्व से बोलती है। मैं क्या कर सकता हूँ यह तुम अच्छी तरह से जानती हो। अथर्व अपने दोनों पैंट के पॉकेट में अपने दोनों हाथ को डाले हुए आरोही से बोलता है। प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप मुझे अधीरा को ले जाने दीजिए। वह अभी छोटी है, मेरे बिना नहीं रह पाएगी। आरोही अपने दोनों हाथों को जोड़ सख्त लहजे में अथर्व से बोलती है। आरोही की बात सुनकर अथर्व अपने पैंट के पॉकेट से अपने दोनों हाथ निकालता है और अपना एक हाथ आरोही के बालों पर और दूसरा हाथ उसके जबड़े पर रखता है। तुम कर कैसे लेती हो ये सब? तुम्हें एक बार भी ये महसूस नहीं हुआ कि तुम्हें अधीरा के बारे में मुझे बताना चाहिए था? तुम्हें एक बार भी मेरी याद नहीं आई? इतने सालों में एक बार भी तुम्हारा दिल नहीं तड़पा इस बच्ची को देखकर कि इसे इसके डैड की जरूरत भी है? तुमने ये कभी नहीं सोचा? अथर्व आरोही के जबड़े को दबाए हुए और उसके बालों को पीछे की तरफ खींचते हुए बोलता है। क्या कर रहे हैं आप अथर्व? छोड़िए मुझे, दर्द हो रहा है। आरोही तड़पती हुई अथर्व से बोलती है। दर्द हो रहा है तुम्हें? इससे कहीं ज्यादा दर्द मुझे हुआ था, यह जानकर जब मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। कभी सोचा है तुमने मुझ पर क्या बीती थी? अथर्व आरोही के चेहरे के करीब अपना चेहरा कर उससे बोलता है। उसे आरोही की आंखों में नमी दिखाई देती है। आरोही की आंखों की नमी देख वह उसे छोड़ देता है। आरोही अब सीधी अथर्व के सामने खड़ी थी। क्यों नहीं बताया तुमने मुझे यह सब कुछ? क्या तुम्हें मेरे ऊपर यकीन नहीं था? मैं इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता था? क्यों तुमने फेस की इतनी सारी प्रॉब्लम अकेले ही? क्यों आरोही, क्यों? अथर्व आरोही के सामने खड़ा हो उससे पूछता है। यकीन? किस यकीन की बात कर रहे हैं आप? वह यकीन जो उन 2 दिनों में बना था, या उस यकीन की बात कर रहे हैं जो आपने कंपनी टेक ओवर कर मुझे टॉर्चर करने के पहले दिन से शुरू हुआ था? जानती कितना थी मैं आपको। आपने सिर्फ मुझे हर्ट किया है। यकीन की बात कर रहे हैं आप? आज तो आपको मुझ पर यकीन हो नहीं रहा, तो किस यकीन की बात कर रहे हैं आप? आरोही अपनी आंखें छोटी किए हुए अथर्व से बोलती है। बोलिए, चुप क्यों हैं? आपको कितना जानती थी मैं आपको? आपने अपने बारे में मुझे बताया ही क्या था? मुझे तो यह भी नहीं पता था कि जीविका जी आपकी स्टेप मदर है। कुछ देर चुप रहने के बाद आरोही फिर से अथर्व से बोलती है। ठीक है, मान लिया तुम्हारी सारी बातें सही हैं, लेकिन कान खोलकर मेरी भी एक बात सुन लो। ना तुम अब यहाँ से जाओगी, ना मेरी बेटी यहाँ से जाएगी। अथर्व फिर से आरोही के बालों को पकड़ पीछे की तरफ खींचता हुआ उसे वार्निंग देता हुआ बोलता है। ठीक है, मैं नहीं जाती फिर से शिलोंग वापस, लेकिन नैना का क्या होगा? आपने सोचा है? आरोही खुद को संभाल सीधी खड़ी होती हुई अथर्व से बोलती है। अथर्व ने अब तक उसके पकड़े हुए बालों को छोड़ दिया था। मैंने बताया ना,
कि मैं सब संभाल लूँगा, कुछ नहीं होगा नैना को, और जल्दी ही नैना हम सबके साथ होगी। अथर्व आरोही से बोलता है। ठीक है, लेकिन जब तक वह नहीं मिलती है तब तक क्या लगता है कि आप हमारे साथ रहेंगे तो जीविका आंटी को पता नहीं चलेगा? आरोही अथर्व से पूछती है। उसकी फिक्र तुम मत करो, किसी को कुछ भी खबर नहीं होगी और सब सेफ रहेंगे। मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। अथर्व अपने कदमों को विंडो की तरफ बढ़ाता हुआ आरोही से बोलता है। लेकिन मेरा बिजनेस और बाकी के काम भी शिलोंग में है, तो मैं यहाँ नहीं रह सकती। आरोही अथर्व से मुंह फेरे हुए ही बोलती है। आरोही की बात सुन अथर्व, जो विंडो की तरफ बढ़ रहा था, मुड़कर आरोही के पास आता है। आरोही की बात सुन उसे बहुत गुस्सा आया था। तुम वो सब कुछ मेरे साथ रहकर भी हैंडल कर सकती हो। अथर्व आरोही से बोलता है। नहीं, मैं यहाँ रहकर नहीं हैंडल कर पाऊंगी सब कुछ, मुझे वहाँ जाना ही होगा। आरोही अपनी कमर पर अपने दोनों हाथों को बांधे हुए अथर्व से बोलती है। ठीक है, फिर जाओ। मैंने तुम्हें कब रोका है? जा सकती हो, लेकिन मैंने पहले ही बता दिया है कि मेरी बेटी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। अथर्व स्ट्रांग वे में आरोही से बोलता है। अथर्व की आवाज़ काफ़ी तेज थी, जिसकी वजह से रूम में बेड पर सोई हुई अधीरा उठकर बेड पर बैठ जाती है। मम्मा, पापा, आप लोग फाइट कर रहे हैं? आंखें मलती हुई अधीरा बोलती है। उन दोनों के झगड़े की वजह से उसकी नींद खुल चुकी थी और उन दोनों को इस तरह झगड़ते हुए देखा, चेहरे पर मायूसी लिए हुए, वह आरोही और अथर्व से पूछती है। अधीरा की आवाज़ सुन दोनों, जो कि एक दूसरे को देख रहे थे, बेड की तरफ देखते हैं और अधीरा को जगा हुआ देख फौरन उसके पास आते हैं। नहीं मेरा बच्चा, हम दोनों बस बातें कर रहे थे, कोई फाइट नहीं हो रही थी। आरोही अधीरा के चेहरे पर अपने हाथ को रख अधीरा को समझाती हुई बोलती है। पापा, आपने मेरी मम्मा को डांटा? अधीरा अथर्व की तरफ देखती हुई सवालिया नजरें लिए हुए अथर्व से पूछती है। अधीरा के सवाल पर अथर्व हैरानी से आरोही को देखने लगता है। आरोही भी अथर्व को देख रही थी। वह दोनों ही समझ नहीं पा रहे थे कि अधीरा को अब क्या जवाब दें। बोलिए ना पापा, क्यों आपने मेरी मम्मा को डांटा? अधीरा फिर से अथर्व से पूछती है। हाँ प्रिंसेस, मैंने तुम्हारी मम्मा को डांटा। अथर्व अधीरा के बालों पर हाथ फेरता हुआ बोलता है। लेकिन आपने मेरी मम्मा को क्यों डांटा? नाराजगी दिखाते हुए अधीरा अथर्व से बोलती है। क्योंकि आपकी मम्मा आपको यहाँ से, यानी कि मेरे पास से लेकर वापस जाना चाहती हैं। क्या आप ऐसा चाहती हैं? अथर्व अधीरा से बोलता है। अथर्व की बात सुनकर अधीरा उठकर अथर्व की गोद में बैठ जाती है और आंखें छोटी की हुई अपनी नज़रों में नाराजगी भर आरोही की तरफ देखती है। मम्मा, मैं पापा को छोड़कर नहीं जाऊंगी और आप भी नहीं जाएंगी। हम दोनों पापा के पास ही रहेंगे। मुझे मेरे पापा मेरे पास चाहिए। अथर्व के चेहरे पर अपने दोनों छोटे छोटे हाथों को रख अधीरा आरोही की तरफ देखती हुई बोलती है। अधीरा की बातें सुन आरोही गुस्से में अथर्व की तरफ देखने लगती है। इन्हें अधीरा को ये सारी बातें बताने की क्या जरूरत थी? बस फायदा उठाने के लिए बोल दो इन्हें। अथर्व की तरफ देखती हुई आरोही गुस्से में अपने मन में बड़बड़ाती है। अथर्व भी होठों पर गहरी स्माइल दिए हुए आरोही की तरफ देख रहा था। उसे आरोही को अपने पास रोकने का सबसे बड़ा हथियार मिल चुका था। वह भले ही आरोही से नाराजगी दिखा रहा था, लेकिन वह नहीं चाहता था कि आरोही उससे दूर जाए। वह जानता था कि आरोही उससे दूर जाने की कोशिश करेगी, लेकिन वह किसी भी कीमत पर अब अपनी बीवी और बच्ची को खुद से दूर नहीं करना चाह रहा था। ना ही वह पहले की तरह जोर जबरदस्ती से आरोही को अपने पास रोकना चाहता था, ना ही उसे मजबूर करना चाहता था। वह चाहता था आरोही अपनी मर्जी से खुद उसके पास रुके। रात का वक्त, सभी इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए डिनर कर रहे थे। अधीरा अथर्व की गोद में बैठी हुई थी और अथर्व अपने हाथों से अधीरा को डिनर करवा रहा था। अथर्व से कुछ दूरी पर बैठी आरोही लगातार उन दोनों बाप बेटी को घूरे जा रही थी। अचानक ही उसकी अपनी बेटी उसे छोड़कर किसी और के इतने करीब थी, यह बात शायद आरोही को कहीं ना कहीं खटक रही थी। भले ही अथर्व अधीरा का डैड था, लेकिन आरोही को अधीरा और अथर्व का इतना करीब होना खटक रहा था। वह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि अधीरा अथर्व के इतने करीब जाए और उसे इग्नोर करे, क्योंकि अधीरा इस वक्त आरोही को बिल्कुल ही इग्नोर करी हुई थी। वह दोनों बाप बेटी एक दूसरे में बिजी थे। बाकी बैठे वहाँ किसी से भी उन दोनों का कोई मतलब नहीं था। दादी माँ और सुमित्रा जी उन दोनों बाप बेटी को इस तरह से देखकर निहाल हुए जा रहे थे।
तभी दादी माँ आरोही और अथर्व को देखती हुई मुस्कुराती हैं। कहीं ना कहीं उन दोनों के अंदर चल रही लड़ाई को दादी माँ समझ चुकी थी। अथर्व, जीविका के बारे में तुमने क्या सोचा? दादी माँ डिनर करती हुई ही अथर्व से पूछती हैं। अथर्व, जो कि अधीरा को खिलाने में बिजी था, दादी माँ की बात सुन अपना सर ऊपर कर दादी माँ की तरफ देखता है। आप फिक्र मत कीजिए दादी माँ, अब मैं जो चाहूंगा वही वह देखेंगे, वही सुनेंगी और वही खबर भी उन तक पहुंच पाएगी। अब मेरी नज़र पूरी तरह से उन पर है। वह किससे बात करती हैं, किससे मिलती हैं, कहाँ जाती हैं, सब कुछ, और हर पल की खबर मुझ तक पहुंच रही है। अथर्व स्पून से अधीरा को चावल खिलाते हुए दादी माँ से बोलता है। तो क्या हमारे बारे में कोई भी खबर जीविका तक नहीं पहुंच पाएगी? दादी माँ फिर से अथर्व से पूछती हैं। मैंने कहा ना दादी माँ, उन तक वही खबर अब पहुंचेगी जो मैं चाहूंगा। अथर्व अपने हाथ में पकड़े हुए स्पून को प्लेट में रखते हुए दादी माँ से बोलता है। चलो, ये तो बड़ी अच्छी बात है। दादी माँ अथर्व से बोलती हैं। माँ जी, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना अधीरा को लेकर हम हमारे पैतृक गांव हो आते हैं। वहाँ कुल देवी के मंदिर में इसके बाल भी उतरवाने हैं। वो तो ये बच्चों के जन्म के 1 साल के अंदर ही हो जाना चाहिए, लेकिन अब हमारी अधीरा 2 साल पूरे कर चुकी है, तो अब इसके थोड़े थोड़े बाल कटवा कर कुल देवी के चरणों में अर्पित कर देंगे और इसे दर्शन भी करवा देंगे। सुमित्रा जी दादी माँ की तरफ देखती हुई उनसे बोलती हैं। हाँ सुमित्रा बहू, अब जब कोई खतरा नहीं है तो हमें यह रस्म कर देनी चाहिए। तुम ठीक कह रही हो। दादी माँ भी सुमित्रा जी की हाँ में हाँ मिलाती हुई बोलती हैं। तो कब जाना चाहेंगे आप लोग? अथर्व, जो कि उन लोगों की बातें सुन रहा था, अधीरा के बालों को सहलाता हुआ बोलता है। वैसे भी यहाँ का काम खत्म हो चुका है। जैसे ही यहाँ का माहौल ठीक होता है, हम गांव के लिए निकल चलते हैं। सुमित्रा जी अथर्व से बोलती हैं। ठीक है, फिर मैं जाने का सारा इंतजाम करता हूँ। अथर्व सुमित्रा जी से बोलता है। वैसे माँ जी, क्या आपने इन दोनों को शादी के बाद कुलदेवी के दर्शन करवाए थे? सुमित्रा जी दादी माँ की तरफ देखती हुई उनसे पूछती हैं। नहीं सुमित्रा बहू, हम कुछ भी नहीं करवा पाए। सब कुछ ऐसे हालातों में हुआ कि मनीष और जीविका के स्वस्थ होने की पूजा ही करवा पाई थी। इन दोनों के लिए तो हम कुछ करवा ही नहीं पाए। दादी माँ उदास स्वर में सुमित्रा जी से बोलती हैं। क्या कहा माँ जी आपने? कि जीविका के स्वस्थ होने के लिए? उसे क्या हुआ था? आपने ये तो हमें कभी बताया ही नहीं। और मनीष जी, उनके बारे में भी आपने कभी कुछ नहीं बताया। सुमित्रा जी चेहरे पर परेशानी के भाव लिए हुए दादी माँ से पूछती हैं। सुमित्रा जी की बात सुन दादी माँ मनीष जी और जीविका जी के बारे में सब कुछ बताती हैं, जिसे सुनकर सुमित्रा जी हैरान होती हैं। माँ जी, मैं मनीष जी के बारे में तो कुछ नहीं बता सकती, लेकिन जीविका को कभी कुछ नहीं हुआ था। वह हमेशा से ठीक थी। वह जब मुझसे मिलने आया करती थी तो सही सलामत और पूरी याददाश्त के साथ आया करती थी। सुमित्रा जी चेहरे पर गुस्से के भाव लिए हुए दादी माँ से बताती हैं। क्या क्या कह रही हो सुमित्रा बहू तुम? जीविका का वह पागलपन, वह बच्चों जैसी हरकतें, वह सब नाटक था? दादी माँ सुमित्रा जी से बोलती हैं। वह हैरान नहीं हुई थी, क्योंकि अब तक जीविका जी के बारे में सब कुछ सुनकर उन्हें इस बात से जरा भी हैरानी नहीं होती। हाँ माँ, कि जिस समय की बात आप कर रही हैं, वो समय में जीविका मुझे जब भी मिलने आई है, वह अच्छी खासी स्वस्थ थी। सुमित्रा जी दादी माँ से बोलती हैं। आरोही, जो वहां बैठी थी और उन लोगों की बातें सुन रही थी, अथर्व की तरफ देखती है। अथर्व अभी भी अपनी माँ और दादी की तरफ ही देख रहा था। आरोही अब अपनी नजर दादी माँ की तरफ करती है। हाँ दादी माँ, माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जीविका जी को कभी कोई सदमा नहीं लगा था। वह हमेशा से स्वस्थ थी और उन्होंने मेरी मौसी के साथ मिलकर सारा ड्रामा किया। वह नहीं चाहती थी कि अथर्व की शादी मुझसे हो और उनका वंश आगे बढ़े, और वह आरुष की शादी भी नहीं होने देना चाहती हैं। आरुष की शादी वह एक ऐसी लड़की से करवाना चाहती हैं जो बड़े घराने की बिगड़ी हुई लड़की है, जिसे सिर्फ अय्यासियों से मतलब है। वह उस लड़की से आरुष की शादी करवाकर सारी प्रॉपर्टी उसके जरिए अपने नाम करवाना चाहती हैं। आरुष सीधा और सरल स्वभाव का है और उनकी बातों में भी आ जाता है, इसलिए उनका प्लान आसानी से कामयाब हो जाता और अथर्व के साथ ऐसा होना थोड़ा मुश्किल था। एक बार तो उन्होंने मेरी शादी अथर्व से होने से रोकने में कामयाब हो गई थी, मेरी तृप्ति मौसी के साथ मिलकर। अथर्व की शादी मेरी मौसी की बेटी से करवा उनके हिस्से की सारी प्रॉपर्टी भी अपने नाम करवाना चाहती थी, लेकिन आपकी वजह से
अथर्व की शादी मुझसे हो चुकी थी और मैं ऐसा कुछ कभी नहीं होने देती। शायद इसी वजह से उन्होंने मुझे माँ के नाम पर ब्लैकमेल कर अथर्व से अलग कर दिया। आरोही वहाँ बैठी दादी माँ और सुमित्रा जी को बताती है। आरोही बहू, अगर तुम्हें ये सारी बातें पता थीं, जो तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? दादी माँ आरोही से पूछती है। मुझे ये बात पहले नहीं पता थी माँ। दादी माँ, ये बात मुझे कल रात को पता चली। आरोही दादी माँ से बोलती है। आरोही की बात सुन अथर्व गुस्से में आरोही की तरफ देख रहा था। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे फोन को हाथ लगाने की? अथर्व गुस्से भरी आवाज में आरोही से बोलता है। असल में अथर्व ने जिस आदमी को जीविका सिंघानिया की जानकारी निकालने के लिए लगाया था, उस आदमी ने अथर्व के फोन पर ये सारी जानकारी भेजी थी, जिसे आरोही ने पढ़ ली थी। अथर्व को ये बात पहले नहीं पता थी, लेकिन आरोही के मुंह से सारी बातें अथर्व को पता चल चुकी थी कि आरोही ने उनके फोन से ये सारी बातें पढ़ी हैं। जिसे सुनकर अधीरा, जो प्लेट से उठाकर सैलेड अपने हाथों से खा रही थी, अपना चेहरा उठा अथर्व की तरफ देखने लगती है। पापा, आपने फिर मम्मा को डांट लगाई। मम्मा ने अगर आपका फ़ोन यूज़ कर ही लिया तो इसमें क्या इतना नाराज़ होने की बात है? अपनी प्यारी सी स्वीट आवाज़ में अधीरा सिर को हिलाती हुई, आंखें टिमटिमाती हुई अथर्व से बोलती है। अधीरा की बात सुन अथर्व को होश आता है कि अधीरा इस वक्त उसकी गोद में ही है। वह अपना एक हाथ उठा अधीरा के चेहरे पर रखता है। सॉरी प्रिंसेस, ध्यान रखूंगा आगे से, अथर्व अधीरा से बोलता है, जिसे सुनकर अधीरा अथर्व के हाथों को पकड़ चूम लेती है। देखा मम्मा, आपने, मेरे पापा मुझसे कितना प्यार करते हैं। एक बार में ही मेरी सारी विशेष फुलफिल कर देते हैं, और एक आप हैं कि मेरी कोई भी बात नहीं मानती। अधीरा आरोही की तरफ देख उससे बोलती है। अधीरा को इस तरह से बोलते देख आरोही की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वह गुस्से में अधीरा की तरफ देखने लगती है। तुम अब ऐसे मेरी बेटी की तरफ इस तरह से क्यों देख रही हो? तुम्हें मेरी बेटी को इस तरह देखने का कोई हक नहीं है। अथर्व आरोही पर नाराजगी दिखाते हुए बोलता है और अधीरा के फेस को टिश्यू पेपर से क्लीन कर वहां से लेकर बेडरूम में चला जाता है। उन दोनों की नोक-झोंक देखकर दादी माँ और सुमित्रा जी मुस्कुराती हैं। आरोही बहू, अब अधीरा को उसके पापा मिल चुके हैं, तो अब तुम्हें इस चीज को समझना होगा। सुमित्रा जी मुस्कुराती हुई आरोही से बोलती हैं। सुमित्रा जी की बात सुन आरोही सुमित्रा जी की तरफ देखती है। क्या समझे माँ? उसे देखा आपने? उसे पहले मम्मा मम्मा करके मुझसे चिपकी रहती थी, और अब देख रही हैं, मुझे पूरी तरह से उसने इग्नोर कर दिया है। एक बार भी मेरे पास नहीं आ रही है। आरोही अपना मुंह बनाती हुई सुमित्रा जी से बोलती है। आरोही की बातें सुनकर दादी माँ और सुमित्रा जी दोनों हंसने लगती हैं। आरोही बिल्कुल किसी छोटी सी बच्ची की तरह बात कर रही थी, जो अपना खिलौना किसी और के हाथ में देखकर चिढ़ती है। क्या माँ, दादी माँ, आप दोनों भी मेरा मजाक बना रही हैं? एक तो वो आपके बेटे, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है मुझे परेशान करने की, और अब आप लोग भी मेरा मजाक बना रही हैं। बेचारी सा मुंह बनाती हुई आरोही सुमित्रा जी और दादी माँ से बोलती है। आरोही रूम में आती है। अथर्व अपने पेट पर अधीरा को लिए हुए बेड पर लेट अपने एक हाथ को अधीरा की बैक पर रखे हुए और दूसरे हाथ से फोन स्क्रॉल कर रहा था। आरोही एक नज़र अथर्व पर डाल रूम में इधर उधर चलती हुई कुछ ढूंढने लगती है। अथर्व फोन की स्क्रीन से अपनी नज़र हटाकर आरोही पर डालता है और उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। उसे पता था कि आरोही रूम में इधर उधर देखती हुई क्या ढूंढ रही है, लेकिन वह खामोशी से अपने हाथ में लिए हुए फोन में कुछ कर रहा था। काफी देर तक ढूंढते रहने के बाद आरोही बेड के पास आती है और अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाती हुई बेड पर कुछ ढूंढने लगती है। तभी उसकी नज़र अथर्व के हाथ में पड़े हुए अपने फोन पर जाती है और वह अपनी आंखें छोटी किए हुए अथर्व को देखने लगती है। किसी ने अभी कुछ देर पहले मुझे डाइनिंग टेबल पर प्रवचन सुनाया है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे फ़ोन को हाथ लगाने की, और अब खुद मेरा फ़ोन लिए हुए बैठे हैं। आरोही अपनी कमर पर हाथ रखे हुए अथर्व से इनडायरेक्टली बोलती है। आरोही की बात सुन अथर्व अधीरा को बेड पर सुलाता है और ठीक से उसके सिर के नीचे पिलो लगा बेड पर बैठ जाता है। आरोही अब उसके हाथ में पकड़े हुए फ़ोन को लेने की कोशिश करती है। वह काफ़ी देर से रूम में इधर उधर अपने फ़ोन को ही ढूंढ रही थी, लेकिन उसने अथर्व के हाथ में पकड़े हुए फ़ोन पर
अभी अभी ध्यान दिया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि अथर्व उसका फ़ोन यूज़ कर रहा है। डिनर करने जाने से पहले वह अपने फ़ोन को रूम में ही छोड़कर गई थी। डिनर करने के बाद वह दादी माँ और सुमित्रा जी के पास बैठ उनसे बातें कर रही थी। अब वह अपने फ़ोन को लेने रूम में आई थी, लेकिन उसे उसका फ़ोन नहीं मिल रहा था। जैसे ही आरोही अथर्व के हाथ में फ़ोन लेने की कोशिश करती है, अथर्व अपना हाथ हटा लेता है। आप मेरे फ़ोन के साथ क्या कर रहे हैं? लाइए, दीजिए मुझे मेरा फ़ोन, अथर्व से आरोही बोलती है। थोड़ा सा काम और रह गया है, उसे कर लेने दो, फिर देता हूँ। अथर्व फ़ोन में कुछ टाइप करता हुआ आरोही से बोलता है। आपको मेरे फ़ोन से क्या ज़रूरत पड़ गई है? आप मेरे फ़ोन में कौन सा काम कर रहे हैं और इस फ़ोन का पासवर्ड कैसे आपको पता चला? आरोही अथर्व से बोलती है। अथर्व, जो कि फ़ोन में कुछ टाइप कर रहा था, नज़र उठाकर आरोही की तरफ देखता है। तुम्हारे फ़ोन का पासवर्ड कोई मेरे लिए रॉकेट साइंस नहीं है जो मुझे पता नहीं चलेगा। तुम्हारी ज़िंदगी में दो ही लोग इम्पॉर्टेंट है और उन्हीं में से किसी एक का डेट ऑफ बर्थ या नाम यही पासवर्ड हो सकता है तुम्हारे फ़ोन का। तुम मुझे भले ही अच्छे से नहीं जान पाई हो, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ और समझता भी हूँ। माना पास्ट में मुझसे गलतियाँ हुई थी तुम्हें लेकर, लेकिन अब नहीं हो सकती मुझसे कोई भी गलती तुम्हें लेकर। अथर्व आरोही की तरफ देखता हुआ बोलता है। आरोही वैसे ही अथर्व के सामने खड़ी अथर्व की उंगलियों को देख रही थी, जो फोन में कुछ टाइप कर रही थी। ऐसे ही क्या देख रही हो? तुम्हें कुछ समझ में आने वाला नहीं है। अथर्व टाइप करता हुआ ही आरोही से बोलता है। हाँ, सारी समझ तो इनके पास ही है, मैंने तो सिर्फ अब तक घास ही काटी है। आरोही मन में बड़बड़ाती है। आरोही अब अपनी नजरें हटा दूसरी तरफ कर लेती है और अथर्व के फ़ोन वापस करने का इंतज़ार करने लगती है। आखिर इन्हें मेरे फ़ोन की क्या ज़रूरत आन पड़ी? इनका अपना फ़ोन भी यहीं पड़ा हुआ है। बेड के साइड पर रखे हुए अथर्व के फ़ोन को देखते हुए आरोही अपने मन में सोचती है। कुछ देर बाद अथर्व आरोही का फ़ोन उसके आगे बढ़ाता है। यह लो तुम्हारा फ़ोन। अथर्व आरोही के सामने फ़ोन करता हुआ बोलता है। आरोही अथर्व के हाथ से अपने फ़ोन ले लेती है और वहाँ से जाने लगती है। कहाँ जा रही हो? जाती हुई आरोही को देख अथर्व उससे पूछता है। अथर्व की आवाज़ सुनकर आरोही अपने कदम रोक वहीं खड़ी हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अथर्व से क्या बोले। वह तो लिविंग हॉल में सोने के लिए जा रही थी। तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं अधीरा की साइड में ही सो जाओ। अथर्व आरोही को खामोश देखकर बोलता है। अथर्व को भी शायद ये अच्छी तरह से पता था कि आरोही लिविंग हॉल में सोने के लिए जा रही है और वह नहीं चाहता था कि आरोही लिविंग हॉल में जाकर सोफे पर सोए। आरोही अब भी कुछ नहीं बोल रही थी और धीरे धीरे अपने कदम डोर की तरफ बढ़ाने लगती है। अधीरा रात में हो सकता है तुम्हें ढूंढे, उसे तुम्हारे साथ रहने की आदत है। अथर्व फिर से आरोही से बोलता है। इस बार अथर्व की बात सुन आरोही अपने कदम रोक लेती है और मुड़कर अथर्व की तरफ देखती है। अथर्व अपने हाथ उठा अधीरा के बगल में खाली जगह की तरफ इशारा करता है। आरोही अब अपने धीमे कदमों से बैठ के उसे साइड में बढ़ जाती है जिधर जगह खाली थी। आरोही बेड के पास पहुंच धीरे धीरे बेड पर बैठती है और अपने पैरों को ऊपर कर दूसरी तरफ करवट लेकर बेड पर लेट जाती है। आरोही के लेट जाने के बाद अथर्व पैरों के पास पड़ा हुआ ब्लैंकेट उठाता है और अच्छे से अधीरा और आरोही को ब्लैंकेट से कवर करता है और रूम की सारी लाइट्स ऑफ कर एक डिम लाइट जला खुद भी पेट के बल बेड पर लेट जाता है। मैंने तुम्हारा ऑफिस दिल्ली में शिफ्ट करवा दिया है, अब तुम अपना सारा काम वहीं से कर सकती हो। तुम्हें शिलांग जाने की ज़रूरत नहीं है। अथर्व बेड पर लेटा हुआ रूम की सीलिंग की तरफ देखते हुए ही आरोही से बोलता है। अथर्व की बात सुन आरोही हड़बड़ी में बेड पर बैठ जाती है। क्या कहा आपने? आरोही अथर्व की तरफ देखती हुई उससे पूछती है। अथर्व, जो कि अपने माथे पर अपनी बाहें रखे हुए सीलिंग की तरफ देख रहा था, अपनी बाहों को हटा आरोही की तरफ देखा। मुझे बातें रिपीट करने की आदत नहीं है, अथर्व सख्त लहजे में आरोही से बोलता है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, वह भी बिना मुझसे पूछे? और आपने यह किया कैसे और कब? आरोही एक ही सांस में अथर्व से बोल जाती है। आरोही की बात सुन अथर्व तब बेड पर से उठकर बैठ जाता है। कुछ भी करने के लिए मुझे तुमसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम क्या चाहती हो और तुम जो चाहती हो अब मैं वह होने नहीं दूंगा। अथर्व गुस्से भरे लहजे में एक एक शब्द खींचता हुआ आरोही से बोलता है।
आरोही अथर्व की बात सुन गुस्से में एक गहरी सांस खींचती है और उसे छोड़ते हुए बेड के साइड टेबल पर रखा हुआ अपना फ़ोन उठा उसमें कुछ चेक करने लगती है। तो आप मेरे फ़ोन में ये सब कर रहे थे? आरोही अपने हाथ में पकड़ा हुआ फ़ोन अथर्व की तरफ दिखाती हुई बोलती है। अथर्व ने आरोही के फ़ोन से ही सारी चीज़ पता कर अब उसके ऑफिस को दिल्ली में शिफ्ट करवा दिया था। मैं ही पागल हूँ, मुझे अपना फ़ोन यहाँ छोड़ना ही नहीं चाहिए था, बड़बड़ाती हुई आरोही बोलती है। तुम्हारे बड़बड़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तुम अगर अपना फ़ोन यहाँ नहीं छोड़ती तो भी मैं ये करता ही। और अगर तुम अब नहीं चाहती हो कि तुम्हारा ऑफिस दिल्ली में शिफ्ट हो तो ठीक है, मैं नहीं करवाता ऐसा। लेकिन फिर याद रखना कि अधीरा तुम्हारे साथ शिलोंग नहीं जाएगी। अथर्व लास्ट के शब्दों पर जोर देता हुआ आरोही से बोलता है। हाँ, समझते क्यों नहीं? मैं सब कुछ ऐसे नहीं छोड़कर वहां से आ सकती। वहाँ कितनी सारी औरतें हैं जो मेरे ही भरोसे अपनी जिंदगी बिता रही हैं। उनके लिए मैं ही एक सहारा हूँ। कहाँ जाएंगी वह सब? कैसे रहेंगी वो? आरोही अपने हाथ को उठा इशारा करते हुए अथर्व से बोलती है। मैंने कहा ना, मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया है। वह सारी औरतें उसी तरह रहेंगी जैसे तुमने उन्हें वहां छोड़ा था। और वे वहीं तुम्हारी फैक्ट्री में काम करती रहेंगी। तुम्हें वहां रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहां मैंने एक मैनेजर अपॉइंट कर दिया है जो सारी चीज़ें संभाल लेगा और तुम्हें अपडेट करता रहेगा। तुम्हें उनकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस अपनी फैमिली पर फोकस करो। अथर्व आरोही से बोलता है। आप इस तरह से मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। मैंने सब कुछ बहुत ही मेहनत से बनाया है। मैं इस तरह से उसे छोड़कर दिल्ली नहीं शिफ्ट हो सकती। आरोही अथर्व को समझाती हुई बोलती है। ठीक है, कोई बात नहीं। तुम दिल्ली नहीं शिफ्ट होना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा। तुम्हारी जो मर्जी आए वह करो। अथर्व वापस बेड पर लेटा हुआ आरोही से बोलता है और बेड पर लेटते ही अधीरा को अपनी गोद में ले लेता है। यह आरोही के लिए इशारा था कि अधीरा अब अथर्व के साथ ही रहेगी, जिसे आरोही भी बखूबी समझ रही थी। वह ना ही अपनी इतनी मेहनत से बनाए हुए एनजीओ और फैक्ट्री को छोड़ सकती थी और ना ही अधीरा को। उसके लिए वक्त बहुत ही मुश्किल भरा था। अगली सुबह अथर्व की नींद खुलती है और उसकी नज़र आरोही के खूबसूरत चेहरे पर जाती है जो बिल्कुल उसके करीब था। अधीरा अभी भी अथर्व की गोद में ही सोई हुई थी और आरोही अधीरा के ऊपर अपना एक हाथ रख गहरी नींद में सो रही थी। अथर्व बड़े ही प्यार से आरोही को देखता है। आज भगवान ने उसे वह गिफ्ट दिया था जिसे उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसने तो हमेशा से आरोही को अपने करीब मांगा था, अपने पास अपने साथ मांगा था। लेकिन भगवान ने तो उससे जो कुछ भी छीना था इंटरेस्ट के साथ वापस लौटाया था। आज की यह सुबह उसके लिए बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी आरोही उसकी आंखों के सामने थी और उसकी बेटी जिसे वह अपने सीने से लगाए लेटा हुआ था। अथर्व अपने एक हाथ को बढ़ा आरोही के चेहरे पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे करता है। अथर्व की टस से आरोही कसमसाने लगती है और करवट बदल लेती है। यह देखकर अथर्व के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वह बड़े ही प्यार से कभी आरोही को और कभी अधीरा को देख रहा था। तभी उसके फोन की रिंग सुनाई देती है जो बेड के साइड टेबल पर ही रखा हुआ था। अथर्व जल्दी से आरोही के चेहरे से अपना हाथ हटा बेड के साइड पर रखे टेबल पर रखा हुआ अपना फोन साइलेंट करता है और अपनी गोद में सोई हुई अधीरा को पिलो पर ठीक से सुला बेड पर बैठता है और फिर अपना फ़ोन उठा उसे रिसीव करता है। सारी तैयारियां हो चुकी हैं? अथर्व फ़ोन रिसीव करते ही पूछता है। यस बॉस, आपने जैसा कहा था सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हुआ है। फ़ोन की दूसरी तरफ का आदमी अथर्व से बोलता है। ठीक है, तो कब तक निकल सकते हैं? अतर फोन की दूसरी तरफ के आदमी से पूछता है। वह अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। शहर के माहौल में, इसलिए वह अपने आदमियों को शहर के माहौल को पूरी तरह से ठीक करने के लिए बोला था। बॉस, जिस वक्त आपने कहा था हमने इस वक्त आपके निकलने की सारी तैयारी कर ली है। दूसरी तरफ का आदमी अथर्व से बोलता है। ओके, गुड, अथर बोलता है और फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देता है। अब तक फ़ोन की आवाज़ और अथर के बोलने की आवाज़ से आरोही की भी नींद खुल चुकी थी और वह भी बेड पर बैठी अथर की तरफ ही देख रही थी। बात ख़त्म करने के बाद अथर वह फ़ोन को वहीं बेड के साइड टेबल पर रखता है और आरोही की तरफ मुड़ता है।
हमें कुछ ही घंटों में गांव के लिए निकलना है। तो तुम खुद भी रेडी हो जाओ और दादी माँ और माँ को भी रेडी होने के लिए बोल दो। अथर्व आरोही से बोलता है और अधीरा की तरफ झुककर उसके माथे पर किस करता है। गुड मॉर्निंग प्रिंसेस, उठ जाओ अब। अथर्व बड़े ही प्यार से अधीरा के बालों को सहलाता हुआ बोलता है। क्या हमारा इस तरह से गांव जाना ठीक रहेगा? हिचकिचाते हुए आरोही अथर्व से पूछती है। आरोही की बात सुन अथर्व, जो कि अधीरा को जगाने में बिजी था, अपने सिर को उठा आरोही की तरफ देखता है। सुबह सुबह बेकार की बातें करके मेरा मूड ऑफ मत करो। इस वक्त मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ और मैं नहीं चाहता तुम्हारी ये बेफजूल की बातों से मेरा मूड खराब हो। इससे तुम्हारे लिए ही बेहतर है। जितना कहा है उतना करो। अथर्व गुस्से भरी आवाज़ लेकिन धीमी आवाज़ में आरोही से बोलता है। आरोही के पास अब कोई भी रास्ता नहीं था सिवाय अथर्व की बात मानने का, क्योंकि वह आज भी वही अथर्व था जो 3 साल पहले हुआ करता था। उसे अपनी हर बात कैसे मनमानी है यह उसे अच्छी तरह से पता था। अब तो वह और भी एंग्री और रूड हो चुका था। आरोही अभी भी बैठी हुई कुछ सोच रही थी। अथर्व आरोही से बोल अब अपनी नज़रों को अधीरा पर ले आता है और उसे फिर से जगाने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद जब वह महसूस करता है कि आरोही अभी भी अपनी जगह पर बैठी हुई है, तो अपने सिर को उठा फिर से वह आरोही की तरफ देखता है। तुम रेडी होने जा रही हो या मैं तुम्हें खुद अपनी बाहों में उठाकर ले चलूं? यही चाह रही हो तुम? अथर्व आरोही से बोलता है। अथर्व की बात सुन आरोही अब झट से बेड से उठती है और बाथरूम की तरफ बढ़ जाती है। आरोही को इस तरह से हड़बड़ाहट में जाते हुए देख अथर्व के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। फिर वह अधीरा की तरफ देखता है और वह झुककर अधीरा के माथे पर फिर से किस करता है। उठ जाओ प्रिंसेस, मॉर्निंग हो चुकी है। अथर्व बड़े ही प्यार से अधीरा को जगाते हुए बोलता है। लेकिन अधीरा उठने की बजाय अथर्व की बाहों में आकर और भी सिमट जाती है। कुछ देर बाद आरोही रेडी हो चुकी थी और वह बेड पर खड़ी अधीरा को रेडी कर रही थी। अथर्व मिरर में खुद को देखते हुए अपने बालों को बना रहा था। अथर्व अब बेड के पास आता है और अधीरा को अपनी गोद में उठा लेता है। रेडी हो गई मेरी प्रिंसेस? अथर्व अधीरा को गोद में लिए हुए उसके गालों पर किस करता हुआ बोलता है। तभी पास में ही खड़ी आरोही की नज़र अथर्व की बाहों पर जाती है, जहाँ बहुत सारे निशान बने हुए थे। अथर्व, जो कि उस हाथ को बड़ा अधीरा की नाक को पकड़े हुए था, आरोही झट से उसके हाथ को पकड़ अपने सामने करती है। ये इतने ढेर सारे निशान कैसे हैं? आरोही को सोचती हुई अथर्व से सवाल करती है। आरोही की बात सुनकर अथर्व एक नज़र आरोही को देखता है, फिर उसके हाथों में पकड़े हुए अपने हाथ को एक झटके में ही छुड़ा लेता है और अधीरा को लेकर रूम से बाहर जाने लगता है। लेकिन आरोही अथर्व के सामने आकर खड़ी हो जाती है और अथर्व की गोद से अधीरा को ले उसे ज़मीन पर खड़ा करती है। अधीरा, आप दादी जी के पास जाओ और देखो वह रेडी हो गई हैं या नहीं। बड़े प्यार से अधीरा को समझाती हुई आरोही उससे बोलती है। ओके मम्मा, मैं अभी देखती हूँ। किसी आज्ञाकारी बच्ची की तरह अधीरा आरोही से बोलती है और वहाँ से चली जाती है। तुमने उसे मेरी गोद से क्यों उतारा उसे? गुस्से भरी आवाज में अथर्व आरोही से बोलता है। आरोही फिर से अथर्व का हाथ पकड़ अपने सामने करती है। पहले मुझे आप ये बताइए, ये इतने सारे निशान किस चीज़ के हैं? सीरियस वे में आरोही अथर्व से पूछती है। तुम्हें इससे क्या मतलब है? तुम तो मुझे छोड़कर चली गई थी ना। तुम्हें यह सब जानने और पूछने का कोई हक नहीं है। अथर्व अपने हाथ को आरोही के हाथों से खींचता हुआ बोलता है और वहां से जाने लगता है। अथर्व जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ता है, आरोही की बात सुन फिर से रुक जाता है। आप ड्रग्स लेते हैं और ये निशान इंजेक्शन के हैं, आरोही अथर्व से बोलती है, जिसे सुनकर अथर्व के कदम रुक जाते हैं और वह मुड़कर आरोही की तरफ देखता है। मैं क्या करता हूँ क्या नहीं, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अपने काम से काम रखो, अथर्व आरोही से बोलता है। मैं अपने काम से ही काम रख रही हूँ। आपने जब मुझे यहाँ रोका है तो आपको मेरे सवालों का जवाब भी देना होगा। आरोही उसी टोन में अथर्व को जवाब देती है जिस टोन में अथर्व उससे बात कर रहा था। उसने कई जगह पढ़ा था और सुना था कि लोग इंजेक्शन से इसी तरह से ड्रग्स लेते हैं। उसके एनजीओ में उसने कई इस तरह के लोगों की हेल्प भी की थी। आज खुद अथर्व के हाथों में यह निशान देख उसके ऊपर क्या बीत रही थी, ये वह खुद ही समझ सकती थी। अथर्व अपने हाथ से आरोही का हाथ झटक देता है और गुस्से में उसके जबड़े को पकड़
अपने चेहरे को उसके चेहरे के करीब कर लेता है। तुम्हें कोई हक नहीं है मुझसे ये पूछने का। तुम्हें महान बनना था, तुम बन चुकी। इतना बोल अथर्व आरोही को एक झटके में ही छोड़ खुद से किनारे कर देता है और वहां से चला जाता है। आरोही आंखों में नमी लिए हुए जाते हुए अथर्व को देख रही थी। उसने ये सब अपनी खुशी से तो नहीं किया था। उसने भी तो कितनी तकलीफें झेली थी। लेकिन अथर्व के लिए, अथर्व की फैमिली के लिए, उन दोनों के होने वाले बच्चे के लिए उसने खुद को मजबूत बनाया था। लेकिन अथर्व, उसने ये क्या किया? आरोही खड़ी यही सब सोच रही थी। आरोही बहू, कहाँ रह गई तुम? देवका जी यानी कि दादी माँ लिविंग एरिया से आरोही को आवाज़ देती हैं। दादी माँ की आवाज़ सुन आरोही अपने ख्यालों से बाहर आती है और अपनी आंखों में आई हुई नमी को अपनी साड़ी के आंचल से साफ कर रूम से बाहर आती है। कुछ ही देर में सभी वहां से निकल जाते हैं। होटल के नीचे ड्राइवर कार लिए हुए खड़े थे। देवका जी यानी कि दादी माँ सुमित्रा जी एक कार में जा रही थी और उस कार के साथ भी गार्ड्स उनकी प्रोटेक्शन के लिए लगे हुए थे। और एक दूसरी कार में, जिसमें अथर्व, आरोही और अधीरा जा रहे थे। दादी माँ और सुमित्रा जी की कार वहां से जा चुकी थी, लेकिन अथर्व और आरोही अभी भी वहीं थे। अथर्व कार से थोड़ी दूर पर खड़ा किसी से बात कर रहा था। आरोही और अधीरा दोनों ही कार में बैठे अथर्व के आने का इंतजार कर रही थी। अथर्व भी कुछ देर पहले अधीरा और आरोही के साथ कार की बैक सीट पर बैठ चुका था। लेकिन जैसे ही कार स्टार्ट होती है, अथर्व के फोन पर किसी की कॉल आती है और अथर्व ड्राइवर को कार रोकने के लिए बोलता है और खुद कार से बाहर निकल फोन रिसीव कर किसी से बात करने लगता है। आरोही और अधीरा दोनों कार में बैठी बोर हो रही थी। मम्मा, पापा कब आएंगे? अधीरा परेशान होती हुई आरोही से बोलती है। बस अभी आने वाले ही हैं। आरोही बड़े प्यार से अधीरा के गालों पर अपने हाथ रख उससे बोलती है। मैं बोर हो रही हूँ मम्मा, पापा इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? पप्पी सा फेस बनाती हुई अधीरा फिर से आरोही से बोलती है। अधीरा को इस तरह से फेस बनाते देख आरोही मुस्कुरा देती है। मैंने कहा ना अधीरा, तुम्हारे पापा अभी आ जाएंगे। आरोही परेशान होती हुई अधीरा से बोलती है। अधीरा बार बार आरोही को परेशान कर रही थी। आरोही कार की विंडो से अथर्व की तरफ देखती है, जो कुछ दूर खड़ा अभी भी फोन पर बात करने में बिजी था। आरोही को सिर्फ अथर्व की बैक ही नजर आ रही थी। आरोही कार का डोर खोलती है और अधीरा को लेकर बाहर आ जाती है। अधीरा देखती है उस होटल के गार्डन में तरह तरह के बहुत सारे झूले लगे हुए थे। उन झूलों को देखकर अधीरा आरोही से उन झूलों के पास जाने के लिए जिद करने लगती है। आरोही पास ही खड़े एक गार्ड को बुलाती है और अधीरा को उसके साथ गार्डन में भेज देती है। वह खुद नहीं जाती, क्योंकि उसे डर था कि उसे कार के पास ना देखकर अथर्व कहीं फिर से नाराज ना हो। अथर्व अभी भी अपने फोन पर बात कर रहा था। उसकी बात काफी लंबी चल रही थी। आरोही कार के पास खड़ी इधर उधर देखने लगती है। तभी उसकी नज़र थोड़ी दूर पर खड़े एक आदमी पर जाती है, जो अपने कान से फोन लगाए हुए किसी से बात कर रहा था। आरोही को वह आदमी कुछ जाना पहचाना सा लगता है। आरोही गौर से उसे देखती है और अपने दिमाग पर जोर डालती है, तो उसे याद आता है कि यह आदमी कोई और नहीं बल्कि अथर्व का असिस्टेंट राजेश था, जो पहले से काफी बदल चुका था, जिसकी वजह से आरोही को उसे पहचानने में दिक्कत हो रही थी। पहले वह दुबला पतला क्लीन शेप हुआ करता था, लेकिन अब वह पहले से काफी मोटा हो चुका था और उसके फेस पर मूछ और दाढ़ी भी थी। आरोही को उसे पहचानने में थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ी थी, लेकिन फिर वह जल्दी ही पहचान गई थी उसे। आज वो काफी समय बाद राजेश को देख रही थी। राजेश अभी भी फोन पर किसी से बात कर रहा था। आरोही चलती हुई राजेश के पास जाती है और उसे कुछ दूरी पर खड़ी हो जाती है। राजेश सर। आरोही राजेश से कुछ दूरी पर खड़ी राजेश से बोलती है। आरोही की आवाज़ सुन राजेश मुड़कर आरोही की तरफ देखता है। मैम, आप यहाँ? आपको तो इस वक्त कार में होना चाहिए। आप बाहर क्यों निकल कर आई? बॉस नाराज होंगे। आरोही की तरफ देख परेशान होता हुआ राजेश आरोही से बोलता है और आसपास देखने लगता है। आसपास खड़े गार्डों को देख राजेश चैन की सांस लेता है। मैम, आपको चलकर अब कार में बैठना चाहिए। यहाँ आपका इस तरह से खड़े रहना ठीक नहीं है। राजेश थोड़ी सी परेशानी भरी आवाज में आरोही से बोलता है। मैं ठीक हूँ राजेश सर, आप परेशान मत होइए, मुझे कुछ नहीं होगा। आरोही मुस्कुराते हुए राजेश से बोलती है।
लेकिन उसकी इस मुस्कुराहट के पीछे भी दर्द छुपा हुआ था जो शायद अथर्व को लेकर था। लेकिन मैम, बॉस मुझ पर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होंगे। राजेश डरते हुए आरोही से बोलता है। आपके बॉस बिना बिल्कुल भी नहीं बदले। मुझे तो लगता है वह अब पहले से और ज़्यादा रूड हो गए हैं। मुंह बनाती हुई आरोही राजेश से बोलती है। आरोही को मुंह बनाता हुआ देख राजेश मुस्कुरा देता है। मैम, आप नहीं जानती आपके जाने के बाद उनकी क्या हालत थी। खुद से बहुत लड़े हैं वह। खुद से लड़ने के बाद इंसान और कठोर हो जाता है। चेहरे पर उदासी के भाव लिए हुए राजेश आरोही से बोलता है। जानती हूँ राजेश सर। आरोही भी अपने चेहरे पर जबरदस्ती की स्माइल लाते हुए राजेश से बोलती है। राजेश सर, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। आरोही बाकी बातों को किनारे करते हुए राजेश से बोलती है। ठीक है मैम, लेकिन आप पहले चलकर कार के अंदर बैठिए, वहीं पर बात कीजिएगा। इस तरह से आपका यहाँ बाहर खड़े रहना ठीक नहीं है। अपने हाथ को उठाकर कार की तरफ इशारा करते हुए राजेश आरोही से बोलता है। अच्छा ठीक है, आरोही राजेश से बोलती है और कार की तरफ बढ़ जाती है। कार के पास पहुंच वह गार्डन में झूला झूल रही अधीरा को देखती है, जो गार्ड के साथ बड़े ही आराम से झूले पर बैठी थी और गार्ड उसे झूला झूला रहा था, जिसे देखकर आरोही के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वह कार में बैक डोर खोल उसमें बैठ जाती है। राजेश उस कार के डोर के पास आकर खड़ा हो जाता है। वह जानता था उसका आरोही से इस तरह से बात करना अतर्व को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, लेकिन वह चाहता था कि अतर्व के बारे में सब कुछ आरोही को पता चले। और वह यह भी अच्छी तरह से जान रहा था कि शायद आरोही भी अतर्व की बीती हुई 3 सालों के बारे में जानना चाह रही थी। जी मैडम बोलिए। डोर के पास खड़ा राजेश आरोही से बोलता है। आरोही कार की विंडो के गिलास नीचे करती है। राजेश सर, क्या अथर्व ड्रग्स लेने लगे हैं? आरोही बिना कोई भूमिका बनाए राजेश से पूछती है। राजेश को भी कहीं ना कहीं यह अंदाजा हो गया था कि आरोही को कुछ तो जरूर पता चल गया है, जिसके बारे में वह उससे जानना चाह रही थी। वह भी बिना कुछ बोले पहले अथर्व की तरफ देखता है। यस मैम, आपके जाने के बाद उन्होंने आपकी यादों से दूर होने के लिए कई सारे नशे का सहारा लिया है। अगर अब आप उन्हें नहीं मिलती तो उन्होंने अपनी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर लेनी थी। अथर्व की तरफ देखता हुआ ही राजेश आरोही से बड़ी धीमी आवाज में बोलता है। आरोही भी विंडो से अथर्व की तरफ देखती है। उसे अथर्व के बारे में यह जानकर बहुत ही तकलीफ हो रही थी। तभी वह देखती है कि शायद अथर्व की बात खत्म हो चुकी है और वापस आने वाला है। वह फोन की स्क्रीन अपने सामने किए हुए देख रहा था। राजेश सर, अब आप जाइए यहाँ से। आरोही अथर्व की तरफ देखते हुए ही राजेश से बोलती है। भले ही राजेश आरोही की बात सुन रहा था, लेकिन उसकी नजरें अथर्व पर ही थीं। वह लगातार अथर्व की तरफ देख रहा था। उसे डर था कि उसके बॉस आरोही से इस तरह से उसे बात करते हुए देखेंगे तो न जाने ही उसका क्या हश्र करेंगे, क्योंकि आरोही को लेकर अथर्व कितना पजेसिव था यह वह पहले ही जानता था। लेकिन वह चाहता था कि आरोही को वह अथर्व के बारे में वह सारी बातें बताए जो इन 3 सालों में अथर्व के साथ हुई थी। अथर्व कैसे रह रहा था, उसकी क्या कंडीशन थी, सब कुछ। आरोही की बात सुन वह वहां से चला जाता है। अथर्व अब पीछे की तरफ मुड़ता है और कार की तरफ आता है। जैसे ही वह कार के पास पहुंचता है, गार्ड कार की बैक सीट का डोर खोलता है और अथर्व कार के अंदर बैठ जाता है। वह देखता है कि अधीरा वहां नहीं है। वह आरोही की तरफ देखता है। अधीरा को वहां ना पाकर वह सवालिया नजरों से आरोही को घूर कर देखता है। आरोही समझ जाती है कि उसकी नाराजगी भरी नजरों का क्या कारण है। वह कार में बैठी बोर हो रही थी और मुझे परेशान भी कर रही थी, इसलिए मैंने उसे गार्ड के साथ गार्डन भेज दिया। वह गार्डन में झूला झूल रही है। कार की विंडो से बाहर की तरफ इशारे से दिखाती हुई आरोही अथर्व से बोलती है। अथर्व एक नज़र झूला झूलती हुई अधीरा को देखता है और तुरंत कार का डोर खोल बाहर निकल जाता है। वह अधीरा के पास जाता है और झूले पर बैठी हुई अधीरा को अपनी गोद में उठा वापस कार के पास लेकर आता है। अपनी गोद में अधीरा को लिए हुए ही वह कार के अंदर बैठता है। आप कहाँ चले गए थे पापा? आपको पता है मैं कितनी बोर हो गई थी। मम्मा तो कुछ बात ही नहीं करती हैं। मुंह बनाती हुई अधीरा अथर्व से बोलती है। अधीरा की बात सुन और उसके मासूम से चेहरे को देख अथर्व के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वह अधीरा के चेहरे को अपने दोनों हथेलियों के बीच पकड़
उसके माथे पर किस करता है। सॉरी प्रिंसेस, वो मेरी एक इम्पॉर्टेंट कॉल आ गई थी और मैं उसी में बिजी हो गया था। बट नेक्स्ट टाइम से मैं आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होने दूंगा। अथर्व अधीरा के बालों पर अपना हाथ फिराते हुए बोलता है और ड्राइवर को कार स्टार्ट कर ड्राइव करने का ऑर्डर देता है। अथर्व की बात सुन ड्राइवर कार स्टार्ट कर ड्राइव करने लगता है। आरोही बस उसके पास बैठी उन दोनों बाप बेटी को देखे जा रही थी। उन्हें देखकर तो ऐसा महसूस हो रहा था कि इस कार में सिर्फ वह दोनों ही अकेले हैं। आरोही तो वहाँ है ही नहीं। वह दोनों बाप बेटी आरोही को इस वक्त पूरी तरह से इग्नोर कर रहे थे। इस वक्त क्या, अब तो जब से अधीरा को अथर्व मिला था वह पूरी तरह से आरोही को भूलती जा रही थी। अधीरा आओ तो मेरे पास आकर बैठो, पापा को परेशान मत करो। अधीरा को पकड़ अपनी गोद में लेने की कोशिश करती हुई आरोही अधीरा से बोलती है। अथर्व के पास अधीरा को इस तरह से बैठे हुए देख आरोही को अच्छा नहीं लग रहा था। अधीरा का प्यार जो कि सिर्फ आरोही के लिए था और वह दोनों एक दूसरे की जान थे। अधीरा अब उसे भूलकर अथर्व के करीब जा रही थी और यह आरोही को कतई बर्दाश्त नहीं हो रहा था। क्या कर रही हो, छोड़ो इसे। गुस्से भरी नजरों को आरोही के ऊपर डालते हुए अथर्व बोलता है। क्या कर रही हूँ, अपनी बेटी को अपने पास अपनी गोद में ले रही हूँ। और क्या कर रही हूँ। आरोही अधीरा की तरफ देखती हुई ही अथर्व से बोलती है। नो मम्मा, मुझे पापा के पास ही रहना है। मैं आपके पास ही तो हूँ, लेकिन गोद में पापा के बैठूंगी। आंखें छोटी करती हुई अधीरा आरोही से बोलती है। अधीरा को देखकर यह साफ पता चल रहा था कि आरोही का उसे इस तरह से अपने पास लेना उसे भी बिल्कुल पसंद नहीं आया था। देखा तुमने, मेरी बेटी भी मेरे पास ही रहना चाहती है, तुम्हारी तरह नहीं कि जब देखो मुझसे दूर भागने की कोशिश करती हो। अथर्व अपने चेहरे पर एक प्राउड स्माइल लिए हुए अधीरा की तरफ देखता हुआ आरोही से बोलता है। आरोही अब अपना मन मारकर चुपचाप बैठ जाती है, क्योंकि इस वक्त उन बाप बेटी के बीच उसकी कोई जगह नहीं थी। वह दोनों आपस में ही बिजी थे। आरोही अब विंडो से बाहर देखने लगती है। कुछ ही देर में वह एयरपोर्ट पहुंचते हैं। वहाँ दादी माँ और सुमित्रा जी पहले ही पहुंच उनका वेट कर रहे थे। कुछ ही देर में फ्लाइट थी। रात की लगभग 8 बज रहे थे। कार अथर्व की पुश्तैनी हवेली के सामने आकर रुकती है। चौकीदार आकर कार का बैकडोर खोलता है। अथर्व अधीरा को अपनी गोद में लेकर उतरता है। अधीरा अथर्व की गोद में ही सो चुकी थी। देवका जी और सुमित्रा जी भी कार से उतर हवेली के अंदर आते हैं। अथर्व ने वहां भी सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम कर दिया था। जगह जगह पर गार्ड्स अपने गन के साथ खड़े थे। अथर्व कार से बाहर निकलते ही पूरी हवेली पर अपनी एक सरसरी निगाह डालता है और फिर पीछे मुड़ आरोही के कार से निकलने का इंतजार करता है। जैसे ही आरोही कार से निकल उसके पास आती है, अथर्व हवेली के मेन डोर की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। लाइए, आप अधीरा को मुझे दे दीजिए। अपने हाथ को बढ़ा आरोही अथर्व से बोलती है। क्यों, तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी बेटी को गोद में लेकर नहीं चल सकता। अपनी एक आईब्रोज ऊपर कर अथर्व सरकास्टिक वे में आरोही से बोलता है। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। काफी देर से अधीरा आपके पास ही है, मुझे भी उसे अपनी गोद में लेने का मन हो रहा है। आरोही हर एक शब्द के बीच रुकती हुई अथर्व से बोलती है। इतने सालों तक वह तुम्हारी ही गोदी में रही है, तो अब तुम भूल भी जाओ कि अधीरा के मेरे पास होने पर अधीरा तुम्हारे पास आएगी भी। अथर्व आरोही से बोलकर आगे की तरफ कदम बढ़ा देता है। आरोही कुछ देर वहीं रुक अथर्व को देखती है। अथर्व को जब यह महसूस होता है कि आरोही उसके साथ नहीं आ रही है, तो वह अपने कदम रोककर पीछे मुड़कर आरोही की तरफ देखता है। अब क्या तुम्हें स्पेशल इनविटेशन देना होगा, तब तुम हवेली के अंदर आओगी। अथर्व फिर से सरकास्टिक वे में आरोही से बोलता है। अथर्व की बात सुन आरोही अब बिना कुछ बोले अपने कदम आगे बढ़ा देती है। वो लोग उस हवेली के मेन डोर पर पहुंचते हैं। दादी माँ और सुमित्रा जी हवेली के अंदर आ चुके थे। अथर्व आगे चल रहा था और आरोही उसके पीछे भी। अथर्व जैसे ही दहलीज के अंदर अपने कदम रखने को होता है, सुमित्रा जी जो कि वहीं खड़ी थी 2 कदम आगे आती हैं। अथर्व, वहीं रुक जाओ, अभी अंदर आने की कोशिश मत करना। अपने हाथ को बढ़ा अथर्व को रोकती हुई सुमित्रा जी बोलती हैं। सुमित्रा जी की बात सुन अथर्व, जो अपने एक पैर को उठा दहलीज के अंदर रखने ही वाला था, अपने पैर को वापस बाहर की तरफ ले लेता है। क्या हुआ मॉम, आपने मुझे अंदर आने से क्यों रोका। अथर्व कंफ्यूज नजरों से सुमित्रा जी की तरफ देखते हुए बोलता है।
आरोही भी अब जाकर अथर्व से एक कदम पीछे खड़ी होकर बस उनकी बातें सुन रही थी। सुमित्रा जी कोई जवाब देती उसके पहले ही एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 16 या 17 साल की रही होगी अपने हाथ में एक आरती की थाल लिए हुए आती है। सुमित्रा जी उस लड़की से आरती की थाल ले अथर्व के पास आती हैं। आरोही, तुम वहाँ खड़ी क्या कर रही हो? आओ अथर्व के साथ खड़ी हो। सुमित्रा जी आरोही से बोलती हैं और अपने हाथ को ऊपर करते हुए आरती उतारने वाली होती हैं। वह आरती उतारना शुरू करती हैं। उससे पहले ही वह लड़की जिसने अभी सुमित्रा जी के हाथ में आरती की थाल दी थी जल्दी से उनके पास आती है। ये चुन्नी इनके सर पर डाल दीजिए। अपने हाथ में पकड़ी हुई लाल रंग की चुन्नी को सुमित्रा जी की तरफ करती हुई वह लड़की सुमित्रा जी से बोलती है। सुमित्रा जी ने अभी तक उस लड़की को गौर से नहीं देखा था, लेकिन उसकी बात सुन वह गौर से उस लड़की की तरफ देखती हैं। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, तीखी नाक, कुल मिलाकर वह लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। बाल उसके चोटी में बंधे हुए कमर तक थे, लेकिन कपड़े उसने बहुत ही पुराने और घिसे पिटे पहने हुए थे। सुमित्रा जी उस लड़की को गौर से ऊपर से नीचे तक देखती हैं। क्या हुआ? आपने मेरी बात नहीं समझी? ये यहाँ का रिवाज है। नई बहू जब घर में पहली बार आती है तो उसके सिर पर लाल चुन्नी डालकर उसका गृह प्रवेश करवाते हैं। बड़े ही प्यार से वह लड़की सुमित्रा जी से बोलती है। उस लड़की की आवाज़ सुन सुमित्रा जी, जो उसे देखने में खो गई थी, होश में आती हैं। हाँ, क्या कहा तुमने? सुमित्रा जी फिर से उस लड़की से पूछती हैं। अरे सुमित्रा बहू, ये कह रही है कि लाल चुन्नी तुम आरोही बहू के सिर पर डाल तब उसकी आरती उतारो और गृह प्रवेश करवाओ। दादी माँ आगे बढ़ती हुई सुमित्रा जी से बोलती हैं। जी माँ जी। सुमित्रा जी दादी माँ से बोलती हैं और फिर उस लड़की की तरफ देखती हैं। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।